बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ मनी। पैसा क्या है, पैसे से क्या मुराद है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और नए आने वाले यूज़र्स जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ उनको बर वक्त पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में हमारी जो डिस्कशन होगी वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ मनी से कि मनी का मतलब क्या है। उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे फंक्शंस ऑफ मनी कि मनी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। और एट द एंड हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी मेजरिंग मनी के ऊपर कि हम पैसों को मेजर कैसे कर सकते हैं। इकॉनमी के अंदर पैसों को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है एग्रीगेट लेवल के ऊपर। तो उसके लिए हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं M1 M2 और M3। आज हम उसको भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि M1 M2 और M3 से क्या मुराद है। बगैर किसी इंतजार किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मनी कि पैसा क्या है। मनी का सबसे आसान जो मतलब है या उसकी आसान सबसे डेफिनेशन जो है वो ये है कि एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ मोड ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड मनी। कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़े पैमाने के ऊपर एज अ मोड ऑफ पेमेंट या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उसको हम मनी कहते हैं। अब मोड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि हम पेमेंट्स के लिए जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसको हम मनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर पाकिस्तान की एग्जांपल अगर लें तो आप देखें कि कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी पूरे पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें जो मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल होता है वो हम पाकिस्तानी रुपीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मनी जो है वो जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं वो मनी का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम मनी कंसिडर कर सकते हैं। अब मनी के साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं जिसमें वेल्थ है, इनकम है। इनमें बुनियादी फ़र्क समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग इनको इंटरलिंक करके इस्तेमाल करते हैं, इंटरचेंजेबल करके इस्तेमाल करते हैं कि शायद ये एक ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप क्योंकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इनके दरम्यान में फ़र्क मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इनकम अगर आप देखें तो वो क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक में और फ्लो में क्या डिफरेंस है मैं आपको बहुत ही आसान एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सपोज अगर आप के पास एक वाटर टैंक है और आप उस वाटर टैंक को फिल कर रहे हैं तो उस वाटर टैंक के अंदर जितना पानी हो जमा हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टॉक कहेंगे। वो आधा भर जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो वाटर टैंक है उसके अंदर हाफ स्टॉक ऑफ वाटर है और ऊपर से जो उसमें पानी गिर रहा है उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यानी कि उसके अंदर वो चीज़ ऐड हो रही है। तो अब आप समझिएगा कि मनी जो है वो क्या है, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कुल मकदार, टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी कितनी अवेलेबल है उसको हम मनी कहते हैं। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इनकम जो है वो क्या है कि आप पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी क्या है, वो इनकम है। ठीक है, आप सैलरी ले रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है उसका रेंट आ रहा है, आपने किसी जगह जो है वो बैंक में पैसे रखवाए हैं उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो आप देखें तो हर टाइम पीरियड के अंदर आपको कुछ ना कुछ वहाँ से पेमेंट आ रही है। वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो ऐड होते चला जा रहा है, तो उसको हम इनकम कहते हैं। ठीक है। जब और वेल्थ की अगर हम बात करें तो वेल्थ का मतलब क्या है कि जो ओवर टाइम आपने चीज़ें एक्यूमुलेट की हैं, जमा की हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वेल्थ कहेंगे जो आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेल्थ जो है वो आपका स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। जिस तरह आप घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, आप अपने पास कैश भी अगर महफूज करके रख लेते हैं तो वो आपके लिए वेल्थ है। ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। तो मनी का जो पहला फंक्शन जिस तरह हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ लिया तो वो क्या था, वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि पैसे जो हैं वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ हासिल करनी है
तो उसको हासिल करने के लिए आपको उस बंदे को क्या देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप एक्सचेंज के मीडियम के तौर पर आप करेंसी को या मनी को इस्तेमाल करते हैं। तो बार्टर सिस्टम के अंदर हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि अगर मेरे पास गंदम है और मुझे जो है चावल चाहिए, तो चावल वाले को भी गंदम की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी वो हमारी जो है ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होगी। तो उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व थी। लेकिन मनी के आने के बाद ये जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। किस तरह से, कि अब अगर मेरे पास गंदम है और मुझे चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गंदम अपनी बेचकर पैसे ले आऊंगा, फिर वही पैसे लेके जाके मैं जाकर चावल खरीदाऊंगा। तो इससे हमारे जो प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के अंदर थे वो तमाम के तमाम हल हो गए। अगर आप बार्टर सिस्टम के बारे में मजीद जानना चाह रहे हैं और एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके बार्टर सिस्टम के ऊपर भी हमारी कंप्लीट वीडियो देखें, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है कि इजीली स्टैंडर्डाइज्ड। इजीली स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि आपके पूरे मुल्क के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज हो, कि हर जगह पे एक तो उसकी पहचान होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पाकिस्तानी रुपये यहाँ से लेकर पेशावर चले जाएं या यहाँ से लेकर कराची चले जाएं तो वो उसको पहचानने से इनकार कर दें। और इसी तरह से वाइडली एक्सेप्टेड हो, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि कराची से लेकर जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, अगर वहाँ पे वो कबूल होना चाहिए, उसको डिविजिबल हो। अगर आप देखें हमारी अपनी करेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें 1 रुपये का सिक्का भी है और 5000 का नोट भी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके हम डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवीजन कर सकते हैं, इजी टू कैरी हो। और उसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि बहुत जल्दी ख़राब ना हो। अगर आपके पास वो 10 साल 20 साल भी रहे तो वो गल ना जाए, या उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ हो वो ड्यूरेबल होना चाहिए, कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ महफूज रहे। इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन है मनी का वो है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि आप तमाम चीज़ों को जो मैयर करेंगे वो आप किसके अंदर करेंगे, मनी के अंदर करेंगे। अब आप देखें कि अगर हम अपने मुल्क की एग्जांपल ले लें, आप अपने सराउंडिंग की भी एग्जांपल ले लें, आप जिस मर्जी जगह रह रहे हैं, तो तमाम चीज़ें मैयर किस, उनकी जो वैल्यू है वो किस चीज़ के अंदर मैयर हो रही है, वो हम मैयर करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर आप किसी और कंट्री में से बिलोंग करते हैं तो उसकी करेंसी के अंदर वो उसकी वैल्यू को हम मैयर करते हैं जो वहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेड हो। तो इसका मतलब क्या है कि मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कि हम तमाम चीज़ों को का जो यूनिट है, उसकी वैल्यू को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, मनी। थर्ड जो फंक्शन है मनी का वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आप परचेसिंग पावर को अगर सेव करना चाहते हैं ओवर टाइम और फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम थी वो बार्टर सिस्टम के अंदर ये थी कि उसके अंदर क्योंकि हमने चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, तो हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे। जिस तरह एक गाय मेरे पास अगर है तो उस गाय को 10 साल के बाद मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब आजकल के दौर में मैं गाय को बेचकर वो पैसे 10 साल के लिए स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जिसका सामना में करना पड़ सकता है, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन तो और भी एसेट्स कर सकते हैं, जिस तरह गोल्ड है और आपके प्लॉट हैं, वो भी आपके स्टोर ऑफ वैल्यू कर लेंगे। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है उनकी स्टोर ऑफ वैल्यू में और मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू में वो ये है कि मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब ये होता है कि आप इजीली उसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उसको फौरी तौर के ऊपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन उससे परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने प्लॉट को फौरी तौर के ऊपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन उससे परफॉर्म नहीं कर सकते। आप प्लॉट को पहले कैश में कन्वर्ट करवाएंगे, कन्वर्ट करवाने के लिए आपको कुछ टाइम दरकार होगा, वो महीनों भी हो सकता है, वो सालों भी हो सकता है। तो अगर लोगों ने बर वक्त ट्रांजेक्शन्स करनी हो तो वो लोग अपने पास पैसे ही रखना पसंद करते हैं। आइए अब हम अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि हम मनी को मैयर कैसे कर सकते हैं, या इकोनॉमी में मनी को मैयर कैसे किया जाता है। तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ हमने मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। और ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी की है, कि कौन से जो एसेट्स हैं हमारे या कौन से मनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो
कैश के करीब करीब है, जितना ज़्यादा कैश के करीब होंगे उसको हम फर्स्ट में डाल देंगे और उसके बाद दूसरों को नेक्स्ट में ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है हमारा M1। M1 को हम मोस्ट लिक्विड एसेट्स कहते हैं, कि इसके अंदर हमारी तमाम तकरीबन करेंसी रिलेटेड आइटम्स ही शामिल होते हैं, जिसमें अगर आप देखें सबसे पहले करेंसी है। करेंसी के अंदर आपके जो कॉइन्स और कैश जो सर्कुलेशन के अंदर वो आ जाती है। उसके बाद ट्रैवलर्स चेक है। ट्रैवलर्स चेक हम किसे कहते हैं कि अगर सपोज किसी फॉरेनर ने हमारे कंट्री में आना हो या हमने किसी बाहर मुल्क जाना हो, तो जैसे किसी फॉरेनर ने अगर पाकिस्तान में आना है, जैसे किसी सऊदी अरब से किसी ने पाकिस्तान आना है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो वहीं से पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्ट करवा के ले आए। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अपने बैंक में जाए या किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाए और उससे एक ट्रैवलर चेक ले ले। सपोज अगर उसको यहाँ पाकिस्तानी 1 लाख रुपए चाहिए, तो वहाँ पे वो रियाल जितने बनते होंगे वो उधर पेमेंट कर देगा, वो उसको एक चेक बना के दे देगा और यहाँ पे उसको कहेगा कि आप आएँ और यहाँ पर आकर इस जगह से आकर आप जो है वो पाकिस्तानी करेंसी ले लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन के पास ट्रैवलर चेक है तो हकीकत में उसके पास हमारी करेंसी ही है, क्योंकि वो कन्वर्टेबल है। प्लस उसमें डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट से क्या मुराद है? डिपॉजिट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं और एक हमारे टर्म डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो हमने अपने अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर रखवाए होते हैं, करंट अकाउंट्स के अंदर। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है कि जो हम जिस टाइम मर्जी जाएं और ऑन डिमांड हम बैंक से वो पैसे विदड्रॉ करवा सकते हैं, उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। जो अमूमी तौर पर हमारा सैलरी अकाउंट है या रोज़मर्रा के जो ट्रांजेक्शन के लिए हम अकाउंट ओपन करवाते हैं वो हमारे करंट अकाउंट होते हैं, और उसके अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, और वो हम जब मर्जी चाहेंगे तो हम जाकर वो कैश अपनी निकलवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो मोस्ट लिक्विड हमारा अकाउंट है, तो इसलिए हम इसको M1 के अंदर शामिल करते हैं। और उसके अंदर हम दूसरे चेकेबल डिपॉजिट के जिनको चेक्स के ज़रिए से जो है वो हम पेमेंट निकाल सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी M1 के अंदर शामिल होंगी। अब M2 के अंदर हम M1 के तमाम पैसे भी शामिल करेंगे, क्योंकि M2 जो है वो हमारा थोड़ा M1 से बिगर कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर M1 की भी तमाम चीज़ें शामिल होंगी, और साथ ही साथ उसमें जितने भी टर्म डिपॉजिट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। टर्म डिपॉजिट्स जो हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं जो हम बैंक्स में या दूसरे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एक मखसूस टाइम के लिए डिपॉजिट करवाते हैं, जिसमें 5 साल के लिए करवाते हैं, 10 साल के लिए, उसके बाद हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है मेच्योरिटी डेट के ऊपर। तो उसको हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, जो आपने एक टाइम बाउंड करके पैसे जमा करवाए होते हैं। क्योंकि वो पैसे हमने फौरी तौर पर नहीं निकलवा सकते, तो वो लेस लिक्विड है, इसलिए इसको हम M2 के अंदर ऐड करते हैं। उसमें हमारे जितने भी हमने टाइम डिपॉजिट करवाए हुए, सेविंग डिपॉजिट करवाए हुए, वो तमाम जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा M3 और M4 भी आप किसी बुक्स के अंदर स्टडी करेंगे कि M3 और M4 भी हैं, तो वो बेसिक जो डिफरेंस है M3 और M4 वगैरह में, तो वो उसकी अमाउंट के ऊपर होता है कि अगर टर्म डिपॉजिट हमारे या जो सेविंग डिपॉजिट हैं वो इतनी अमाउंट से ऊपर के जो होंगे वो फिर हम M3 के अंदर ऐड कर देते हैं। तो होते उसके अंदर भी टर्म डिपॉजिट हैं, लेकिन उसमें फिर अमाउंट्स को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये आप लोगों के सामने M1 और M2 की जो है वो एक समरी आ गई कि M1 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास करेंसी प्लस ट्रैवलर चेक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर चेकेबल डिपॉजिट, इन तमाम चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास M1 का मॉनेटरी एग्रीगेट आ जाता है, और M2 का मॉनेटरी एग्रीगेट के लिए हमें M1 प्लस जो हमारे टर्म डिपॉजिट जितने भी हैं, जिसमें स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह हैं, उन तमाम को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास M2 आ जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने काफ़ी कुछ नया जो है वो आपने सीखा होगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।